स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन जो लेक्चर हमने पहले स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि प्लांट इंट्रोडक्शन होता क्या है, कौन सी एजेंसीज हैं जो प्लांट को हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस करने के लिए एफर्ट्स मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं। NBPGR के बारे में हमने पढ़ा था, FRI के बारे में हमने पढ़ा था। तो अभी हम पढ़ेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन का प्रोसीजर क्या है। जो प्लांट को हम किसी अब्रॉड दूसरी कंट्री से अब्रॉड से अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस कराते हैं, कोई प्लांट लेकर आते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो जो 3 स्टेप में होता है प्लांट इंट्रोडक्शन, सबसे पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ जर्मप्लाज्म, सेकंड है क्वारंटीन और थर्ड है कैटलॉगिंग, इवैल्यूएशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे देती हूँ, फिर हम इन तीनों पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रीफली क्या है प्रोक्योरमेंट ऑफ जर्मप्लाज्म, मतलब किसी दूसरी कंट्री से, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से, बाहर की कंट्री में कोई इंस्टीट्यूट है, वहां पे कोई एक इंडिविजुअल है, उससे क्या करना है, जर्म प्लाज्म को मंगवाना अपनी कंट्री में। ठीक है। उसके बाद उस जर्म प्लाज्म जो आपके पास आया है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सीड की फॉर्म में, ट्यूबर की फॉर्म में, रनर, स्टोलोन, जो भी प्रोपेग्यूल आपके पास है उसको क्वारंटीन करना। क्यों क्वारंटीन करना जरूरी होता है, जैसे अभी हम कोविड के टाइम पे भी सुन रहे थे कि जिसको इन्फेक्शन है तो उसको क्वारंटीन कर रहे थे ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, उसको आइसोलेशन में रख रहे थे। तो सेम थिंग यहाँ पे है, जो जर्म प्लाज्म दूसरी कंट्री से लेकर आ रहे हैं, उस जर्म प्लाज्म के साथ कोई डिजीज, कोई पेस्ट, कोई इंसेक्ट एसोसिएटेड ना हो जो कि हमारी कंट्री में ना आ जाए, है ना। तो वो पेस्ट से, उस इंसेक्ट से, उस डिजीज से बचने के लिए, ताकि वो स्प्रेड ना हो, उस जर्म प्लाज्म को क्वारंटीन में रखते हैं, आइसोलेशन में रखते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है, कैटलॉगिंग, मतलब जो जर्म प्लाज्म यहाँ आ जाता है उसकी एक कैटलॉग भी पब्लिश करता है NBPGR। उस जर्म प्लाज्म को इवैल्यूएट किया जाता है कि वो कैसा है, कैसा नहीं है। अगर वो जर्म प्लाज्म सही क्वालिटी का होता है तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करके उसको फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉमर्शियली उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो अभी हम इसको तीनों पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में क्या है। प्रोक्योरमेंट ऑफ जर्म प्लांट, देखिए, ऑल द प्लांट इंट्रोडक्शन मस्ट बी रूटेड थ्रू NBPGR। रूट जो होगा प्लांट इंट्रोड्यूस करने का, इंडिया में जो प्लांट आ रहा है उसका किस रूट से आएगा, NBPGR के रूट से। रूट से आने का क्या मतलब है कि जो भी प्लांट आ रहा है डायरेक्ट आपके हाथ में नहीं आएगा। डायरेक्ट जर्म प्लाज्म जो आ रहा है वो डायरेक्ट किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं आएगा, वो सबसे पहले NBPGR आएगा, वहां से उस पर्सन को मिलेगा जिसको उसकी जरूरत है। देखो, अब जो इंडिविजुअल या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो दो तरीके के रूट फॉलो कर सकता है। पहला रूट ये है कि जो इंडिविजुअल जिसको वो जर्म प्लाज्म चाहिए, सपोज आप एक रिसर्चर हैं, आपको वो जर्म प्लाज्म चाहिए, तो आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किसको? अब्रॉड में किसी एक इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी एक पर्सन को। किस चीज की रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको ये डिजायर्ड जर्म प्लाज्म चाहिए, है ना। तो आप उसको ये कहेंगे कि वो प्लीज उस जर्म प्लाज्म को सेंड कर दे, कहाँ पे, थ्रू NBPGR। अब क्या होता है कि उसको तो आपने रिक्वेस्ट कर दिया कि आपको ये जर्म प्लाज्म चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि इट इज डिजायरेबल, कंपलसरी है कि उस रिक्वेस्ट की एक कॉपी आप NBPGR को भी दे दें, ताकि NBPGR को पता चल जाए कि आपने ये रिक्वेस्ट दी है, और जब वो जर्म प्लाज्म उनके पास आए तो वो उसकी क्या करें, स्पीडी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपके पास टाइमली वो पहुंचा दें जब उनके पास वो जर्म प्लाज्म आ जाए फॉरेन से, अब्रॉड से। तो ठीक है, इसलिए आप एक कॉपी NBPGR को भी देंगे अपनी रिक्वेस्ट की। ऐसा माना जाता है कि जो जर्म प्लाज्मा आप मंगा रहे हैं उसकी जब सोइंग की डेट है, जब आपको उसको शो करना है, सोइंग की डेट से 2 मंथ्स पहले तक वो NBPGR में पहुंच जाना चाहिए। और उस पैकेट पे आपका एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए, एड्रेस ऑफ एक्चुअल यूजर भी मेंशन होना चाहिए। तो ये होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ जर्म प्लाज्म का पहला स्टेप, कि इस तरीके से जर्म प्लाज्म मंगाया जा सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में या किसी दूसरे कंट्री में कोई इंडिविजुअल से आपका कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस केस में, आप NBPGR को डायरेक्ट करेंगे, मतलब रिक्वेस्ट। जैसे अगर आप पॉसिबल नहीं है कि आप जर्म प्लाज्म किसी एक इंडिविजुअल से मंगा सको, तो फिर आप क्या करोगे, आप रिक्वेस्ट करोगे NBPGR को कि जो भी रिक्वायर्ड जर्म प्लाज्म है उसको वो इंपोर्ट करें। ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू गिव एज मच डिटेल इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी होगी NBPGR को कि आपको जर्म प्लाज्म कैसा चाहिए, क्यों चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, इस टाइप से।
किस फॉर्म में आ सकते हैं? हो सकता है कि वो इंस्टीट्यूशन, वो पर्सन आपको गिफ्ट कर दें, अगर आपके अच्छे टर्म्स हैं तो हो सकता है आप उनसे परचेज कर रहे हो, पैसे दे के खरीद रहे हो, है ना? या फिर ये भी हो सकता है आप एक्सचेंज कर रहे हो, आपने उनको कोई जंप प्लाज्म दिया, उन्होंने आपको कोई जंप प्लाज्म दिया, तो इस तरीके से भी आप ले सकते हैं जंप प्लाज्म। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में आते हैं? सीड्स, ट्यूबर्स, रनर, सकर, स्टोलोन, बल्ब्स, रूटेड कटिंग्स, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, जैसे कि लेटर्स या पोस्ट के थ्रू कॉटन, बरसीम, लिनसीड, इन सब के सीड्स जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो सकते, तो कुछ प्लांट मटेरियल पे रेस्ट्रिक्शन भी रहता है। सेकेंड जो स्टेप है वो है क्वारंटीन। इसका मतलब है कि जो आपने मटेरियल मंगाया है उस मटेरियल को आइसोलेशन में रखना है। क्यों? ताकि जो डिजीजेस उसके साथ एसोसिएटेड हैं वो स्प्रेड ना हो सकें। ठीक है। एक ये है एक एक्ट है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट 1914। जितना भी प्लांट मटेरियल बाहर से इंपोर्ट होता है इंडिया में, वो डिजीज से, इंसेक्ट से, पेस्ट से, वीड से फ्री होना चाहिए। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जब ये इसको हम क्वारंटीन करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट मटेरियल को हम 2 कैटेगरीज में ग्रुपिंग करते हैं उनकी, बेस्ड ऑन द क्वांटिटी। जो प्लांट मटेरियल आपने मंगाया है क्वांटिटी के हिसाब से वो 2 ग्रुप में होता है। एक वो होता है प्लांट मटेरियल जो कि बल्क में आ रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है। दूसरा प्लांट मटेरियल जो कि बहुत कम क्वांटिटी में आ रहा है, स्मॉल सैंपल्स आ रहे हैं। तो स्मॉल सैंपल को इंपोर्ट किया जाता है अगर सिर्फ आपको उस छोटे से सैंपल पे रिसर्च करनी है या उसको ऐसे ही बस कल्टीवेट कराना है। तो ये हो गया एक तो। लेकिन अगर आप बल्क में मंगा रहे हैं, वो किस लिए होता है? ताकि उसको लोग कंज्यूम भी कर पाए, उसी को सो भी कर पाए, उसकी प्लांटिंग भी कर पाए, ताकि मल्टीपल बन जाए। ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया ना कि क्वारंटीन में रखना होता है, तो उसके लिए देखिए क्या प्रोसीजर है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज 1946। ये जो है एक डायरेक्टरेट, ये ऑर्गेनाइजेशन ये रिस्पॉन्सिबल होती है क्वारंटीन के लिए, फ्यूमिगेशन के लिए। इन्होंने क्या किया है, अगर शिप के थ्रू, किसी दूसरी कंट्री से शिप के थ्रू आ रहा है प्लांट मटेरियल, तो सी पोर्ट्स पे 10 स्टेशंस बनाए हैं क्वारंटीन के, 10 स्टेशंस। अगर एरोप्लेन के थ्रू आ रहा है, 10 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने अपने स्टेशन बनाए हैं, क्वारंटीन स्टेशन। और अगर लैंड रूट, सड़क के थ्रू आ रहा है वो प्लांट मटेरियल किसी दूसरी जगह से, तो एंट्री पॉइंट्स पे 9 उन्होंने अपने स्टेशंस बनाए हैं क्वारंटीन के लिए। ठीक है। क्वारंटीन का क्या प्रोसीजर है कि जो भी प्रोपैग्यूल आया है वो क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, वीड, डिजीज, पेस्ट, इन सब से दूर होना चाहिए। और जो सेंडर उसको भेज रहा है, उस सेंडर को फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करके नहीं भेजना, क्योंकि उस टाइम तो फिर उसमें से इंसेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे और बाद में मतलब वो इन्वेड हो सकते हैं इंसेक्ट हमारी कंट्री में। तो फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड को यूज नहीं करना चाहिए सेंडर को। जरूरी है तो वो फ्यूमिगेट कर सकते हैं प्रोपेग्यूल को। और अगर उन्होंने फ्यूमिगेट किया है तो जो एक फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट वो भेजते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंपोर्टेड सैंपल मतलब इंपोर्ट हो रहा है तो उस सैंपल के साथ फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट भी आना जरूरी होता है। तो उस सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए कि उन्होंने फ्यूमिगेट किया है। ठीक है। और ये भी मेंशन होना चाहिए कि जो उनके सीड्स और प्रोपेग्यूल्स हैं वो वीड, डिजीज और इंसेक्ट और पेस्ट से बिल्कुल फ्री हैं। तीसरी चीज ये है कि जो सैंपल है उसके पास जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके, ठीक है, उसको हम सैंपल को क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, इन सब चीजों से एकदम क्लोजली एग्जामिन करते हैं कि उसमें कोई ऐसे स्पोर्स ना हो, कोई फंगस, कोई इंसेक्ट। दूसरी चीज ये कि जो अगर कोई किसी जर्म प्लाज्म में, किसी प्लांट प्रोडक्ट में अगर प्रोड्यूस, मतलब जो प्लांट हमने मंगाया है बाहर से, अगर कुछ कंटामिनेशन होता है, कोई इन केस डाउट है कि कोई कंटामिनेशन है, तो उसको पहले फ्यूमिगेट किया जाता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता है, पेस्टिसाइड्स से ट्रीट किया जाता है, या और कोई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स देते हैं। अगर जरूरी है तो कंटामिनेटेड जो सैंपल है उसको आइसोलेट किया जाता है, आइसोलेट करके उसको ग्रो कराया जाता है, अलग रखा जाता है। जो सैंपल्स हैविली कंटामिनेटेड है, बहुत कंटामिनेशन है, बहुत डर है कि भैया इससे तो डिजीज स्प्रेड हो सकती है, पूरी की पूरी क्रॉप्स खराब हो सकती हैं, तो फिर वो जो एनबीपीजीआर है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है अगर सैंपल बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड है तो। थर्ड स्टेप क्या है, कैटलॉगिंग, इवैल्यूएशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी जर्म प्लाज्म आया है उस जर्म प्लाज्म को एक एसेशन नंबर दिया जाता है उसका, ठीक है,
और सारी इन्फॉर्मेशन टैग करी जाती है कि वो स्पीशीज़ के बारे में, जो भी जर्म प्लाज्मा आया है उसकी स्पीशीज़, उसकी क्या वैरायटी है, उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन, अडेप्टेशन, बाकी सारे फीचर्स भी। उसके बाद जो जीन बैंक है वो पब्लिश करता है एक कैटलॉग जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कितने जर्म प्लाज्म आए हैं अलग अलग क्रॉप्स के लिए। फिर इवैल्यूएशन होता है, अगर वो जर्म प्लाज्म ठीक हैं तो उनको ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए यूज कर लिया जाता है, नहीं ठीक है तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इवैल्यूएशन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि वो ही डिटरमाइन करता है कि जो कलेक्शन है, प्लांट मटेरियल है, उसको कैसे यूज करना है, करना भी है यूज या नहीं करना है। और फिर अगर वो ठीक होता है कैरेक्टर्स में, ट्रेड्स में, तो फिर उस जर्म प्लाज्म को मल्टीप्लाई किया जाता है और उसको सप्लाई कर दिया जाता है रिसर्चर्स को, ब्रीडर्स को, विदाउट एनी कॉस्ट। एक्लिमेटाइजेशन क्या है? देखो, एक्लिमेटाइजेशन मतलब अडेप्टेशन, कि जो भी प्लांट मटेरियल है जिसको इंट्रोड्यूस कराया है वो कितना अडेप्ट करवा रहा है न्यू इन्वायरमेंट में, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो अडेप्टेशन है, जो भी वैरायटी इंट्रोड्यूस हुई है उसको कितना अडेप्टेशन है, कितना अडेप्ट कर पा रही है न्यू इन्वायरमेंट को, उसको बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। कितना एक्लिमेटाइज हो रहा है, कितना अडेप्ट कर रही है, वो दो पॉइंट से, मतलब टू बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला है कि पॉलिनेशन कैसा है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है उस वैरायटी में, तो वो ज्यादा एक्लिमेटाइज करेगी, ज्यादा अडेप्ट करेगी इन्वायरमेंट को। क्यों? क्योंकि उनका जीन रिकॉम्बिनेशन उनके केस में ज्यादा होता है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये भी प्री रिक्वेसाइट है एक्लिमेटाइजेशन का। जितनी ज्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होगी उतना ही ज्यादा एक्लिमेटाइजेशन होगा। ठीक है। थर्ड थिंग है लाइफ साइकिल ड्यूरेशन। अगर लाइफ साइकिल ज्यादा है, एनुअल क्रॉप है, तो फिर सेवरल जनरेशंस तक वो प्रोड्यूस करेगी प्रोजेनीज, तो उस केस में भी जो है एक्लिमेटाइजेशन ज्यादा होगा। और अगर एक्लिमेटाइजेशन लॉन्ग है तो फिर म्यूटेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे। पर्पस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन मतलब क्या मेरिट्स हैं, प्लांट को इंट्रोड्यूस करने के क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए। देखो, एक तो ये है कि इंटायरली न्यू क्रॉप स्पीशीज आपको मिल सकती है अगर आप बाहर से एक प्लांट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो। जैसे कि मिले ही हैं, मेज मिला है, पोटैटो मिला है, टमाटो मिला है, सोयाबीन है, तो ये सारी चीजें प्लांट को इंट्रोड्यूस, ये सब प्लांट ही तो इंट्रोड्यूस हुए हैं बाहर से, कि जिनकी वजह से एक न्यू क्रॉप स्पीशीज मिली है। दूसरी चीज, कभी कभी इंट्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली हम उसको, जैसे हमने बाहर से कुछ मटेरियल मंगाया, उसको, वो इतना सही मटेरियल होता है कि उसमें कुछ चेंजेस कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, उसको हम एज अ सुपीरियर कॉमर्शियल वैरायटी उसको रिलीज कर देते हैं फार्मर्स के लिए, ताकि वो उसको कल्टीवेट करे। इसके एग्जाम्पल है सोनोरा 64 और लर्मा रोजो। थर्ड थिंग, जो प्लांट मटेरियल बाहर से हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको अगर हम कॉमर्शियल वैरायटी की तरह नहीं यूज कर पा रहे हैं या न्यू क्रॉप स्पीशीज की तरह नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर लेते हैं, ताकि हम लोकल वैरायटीज के साथ उसको हाइब्रिडाइज करें, ताकि वैरायटीज इंप्रूव हो सके, है ना। हमारे पास अभी जो क्रॉप की वैरायटी है उसके साथ हमने हाइब्रिडाइज कराया, बाहर से जो हम वैरायटी लेके आए थे, और हमने एक इम्प्रूव्ड वैरायटी डेवलप कर ली, तो ये मेरिट हुआ। कभी कभी जो क्रॉप हमने इंट्रोड्यूस कराई है इनटू न्यू एरिया, ताकि हम उस क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम डिजीज और पेस्ट। ठीक है, हो सकता है कि जो एक क्रॉप है वो एक एरिया में थी, तो वहां पर कुछ डिजीज और पेस्ट थे, तो दूसरे एरिया में लेके आए तो वो क्रॉप की यील्ड अच्छी हो गई, है ना। Last thing is collection of plant have been used for the studies on evolution and origin of plant species. रिसर्च करने के लिए, इवोल्यूशन की स्टडीज करने के लिए, इन सब के लिए भी प्लांट मटेरियल को यूज किया जा सकता है। क्या क्या डीमेरिट्स हैं? सबसे पहले तो डीमेरिट यही है कि कुछ वीड्स, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ पेस्ट, कुछ डिजीजेज, ये सारी चीजें आती हैं। कुछ की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि कौन कौन सी डिजीजेज आई हैं, जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये यूरोप से आई है। ठीक है। फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट जो है ऑस्ट्रेलिया से, बंची टॉप ऑफ बनाना सिलोन, पोटैटो ट्यूबर मॉथ फ्रॉम इटली, और दे वर ऑल इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अलॉन्ग विद द प्लांट मटेरियल। जैसे यहाँ से इटली से अगर पोटैटो ट्यूबर्स आए तो वहां से फिर पोटैटो ट्यूबर मॉथ ये डिजीज आई, है ना। सिलोन से बंची टॉप ऑफ बनाना डिजीज, तो ये सारी अलॉन्ग विद द प्लांट मटेरियल इंट्रोड्यूस हो गई। जो इंट्रोड्यूस स्पीशीज हैं, हो सकता है कि हमारे एरिया में आके इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दें, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम में कुछ डैमेज हो, है ना। इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन ना हो पाए इनकी वजह से। जैसे लैंटाना कमारा एंड वाटर ह्यासिंथ है, इन दोनों को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑर्नामेंटल प्लांट के जैसे, बट अब ये वीड्स हैं, कहीं भी अपने आप से ग्रो हो जाते हैं ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं जो कि इंट्रोड्यूस की गई हैं इंडिया में, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी क्रॉप है।
ठीक है, वो कौन से पीरियड में इंडिया में आई और कहाँ से आई और किन के थ्रू आई। तो ये एक टेबल है, आप कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देख लीजिएगा, जैसे कि टमाटो है वो अर्ली 10th सेंचुरी में साउथ अमेरिका से आई। उसके बाद चेरीज हैं, ये 1300 एडी में अफगानिस्तान से आई थी मुस्लिम इन्वेडर्स के थ्रू। कॉफ़ी जो है, टी है, टी देखिए आप 18th सेंचुरी में चाइना के थ्रू, चाइना से आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आई थी। तो ये आप देख सकते हैं टेबल, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो मैंने शेयर करना ठीक समझा। सो होप कि आप लोग को लेक्चर भी समझ में आया होगा। और यहाँ पर हमारा प्लांट इंट्रोडक्शन और एक्लेमेटाइजेशन ओवर होता है टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद म्यूटेशनल ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज कंटिन्यू योर क्लासेस एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू।